हेलो बच्चों, अल्फा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग के एग्ज़ाम अब धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मैम कितने घंटे पढ़ें और कैसे पढ़ें तो हमारी तैयारी अच्छी हो। बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं क्योंकि अब समय बहुत ही कम है। देखें तो आपका ये मार्च चल ही रहा है, अभी कुछ जगह के एग्ज़ाम्स अभी बचे हुए हैं और लगभग 9-10 तक ख़त्म हो रहे हैं। कहीं कहीं ह्यूमैनिटीज़ के अभी पेपर बचे हुए हैं। तो इस तरह से बच्चे परेशान हैं क्योंकि अभी उनका फोकस जो है वो बोर्ड पर है। तो समझ में नहीं आ रहा बच्चों की कि कितने घंटे पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है कि कितने घंटे पढ़ें कि मेरा हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, या जो भी मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जो भी मेरा ड्रीम कॉलेज है, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, तो मैं थोड़ा सा इस पे फोकस करूंगी कि आप लोग कैसे पढ़ें या कितने घंटे पढ़ें। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखिए, तो अब लोग पूछते हैं कि कितने घंटे हम पढ़ाई करें। तो इसका कोई भी आपका ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई फार्मूला नहीं है, या कहें तो ऐसा कोई भी बुलेट प्रूफ फार्मूला नहीं है कि मैं बता दूं और आप फेल होने से बच जाएं। तो ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह केवल यही है क्योंकि हर बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। हर बच्चा जो होता है उसकी कैचिंग पावर अलग अलग होती है। आप देखते हैं एक ही टीचर पढ़ाता है एक सब्जेक्ट, और जो बच्चा होता है किसी का 90 आता है, किसी का 80 आता है, किसी 60 में ही रह जाता है। तो वो होती है बच्चे की फोकस पावर, या बच्चा कितना पढ़ रहा है, आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। और दूसरा होता है सोर्सेज, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता है या आपको पता नहीं है कि कौन कौन से सोर्सेज आपको लेने हैं, कौन कौन सी गाइड या कोई कौन सी बुक फॉलो करनी है आपको। क्योंकि एक मोटी सी किताब, आप जाते हैं मार्केट में, अच्छी अच्छी किताबें, मोटी मोटी किताबें आप उठा के ले आते हैं सीयूईटी के लिए। आपको लगता है 3-4 किताबें आप उठा ले आए, आपको लगता है अरे ये तो पढ़ लूंगा, लेकिन समय आपके पास कहाँ है? समय आपके पास है ही नहीं। 1 महीना आपका, ये मार्च आपका जा ही रहा है, अभी बहुत लोगों के एग्जाम बचे हुए हैं। तो आपका जो सेफ मिलता है वो मिलता है अप्रैल में। और पता है कि अभी जो आया है वो क्या आया है कि 15 से 30 मई के बीच में आपके पेपर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ है कि 15 मई से लेकर के 30 मई तक आपके, या 31 मई तक आपका पेपर हो जाएगा। तो जब आपका पेपर हो जाएगा तो कितना दिन बचा आपको? अगर आप इस महीने को छोड़ दें तो पूरे आपके पास केवल 15 से, अगर आप देखें तो आपके पास 45 डेज बचते हैं, 45 दिन बचते हैं। और अगर आप इसमें, अगर आपका लक है कि 15 के बाद या 31 में जाके पेपर होता है, 31 को आपको लेट पेपर होता है आपका, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा समय मिलता है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जाता, इसलिए जा सकता है, इसलिए हम 45 डेज रखते हैं, या फिर कहे तो आपके पास 50 दिन, 60 दिन ऐसे ही बचते हैं। क्योंकि अभी बहुत लोग के एग्जाम बचे हुए हैं, लगभग 15 तारीख तक अगर एग्जाम खत्म होता है तो कितना, 1.5-2 महीने आपके पास बचा हुआ है। तो इसलिए अब जब आप किताबें ज़्यादा से ज़्यादा उठा के ले आएंगे तो आपके पास पढ़ने का समय नहीं है। और जब मोटी मोटी किताबें होती हैं, आप पढ़ते इधर से हैं, गायब उधर से हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप कैसे पढ़ें या फिर कितने घंटे पढ़ें। तो इसके लिए अगर मैं कह दूं कि 8 घंटे पढ़िए, आप 9 घंटे पढ़िए, और आप ये काम कर रहे हैं, आप अपने सोर्सेज अच्छे से नहीं रखे हुए हैं, या फिर आप सोच रहे हैं आज पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, या बाद में आपने 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया, अभी आप 10-20 दिन तक कुछ नहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, अब हम स्मार्ट वे में तैयारी करेंगे। हमें हार्डर अपनी तैयारी को नहीं रखनी है कि हम 10 घंटे पढ़ लिए या 24 घंटे में से हमने 15 घंटे दे दिया पढ़ाई, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा। क्या करना है? ऐसा पढ़ना है कि आपका आउटपुट ज़्यादा हो। लोग कहते हैं कि आप, डिपेंड नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, आपका आउटपुट निकल के आना चाहिए। तो आउटपुट निकलेगा कैसे? जब आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तभी उसका आउटपुट आपको निकलेगा। तो अगर आप 1 ही घंटे पढ़ते हैं तो आउटपुट कितना निकलेगा? 1 ही घंटे का आधा घंटे आपका आउटपुट निकलेगा। बहुत निकलेगा तो 45 मिनट्स आपका आउटपुट निकल के आएगा। तो इसलिए पढ़ना है आपको 8 घंटे, 9 घंटे, आप जितना पढ़ पाते हैं इस समय उतना पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास समय ही नहीं है। और जो बच्चे डरे हुए हैं तो उनको डरना नहीं, क्योंकि सभी बच्चे आप ही के साथ हैं, कोई पहले से तैयारी करके नहीं बैठा हुआ है। सब 12th पास करके ही आ रहे हैं और सब आपके ही लेवल के हैं। तो लेवल जो है
वो आपका बराबर है। और ये जो मैंने लेवल लिखा है ये आपको अपनी बुक्स का लेवल ध्यान में रखना है, आपकी एग्जाम का लेवल ध्यान में रखना है कि किस लेवल का पेपर आता है या किस लेवल की चीज़ें पूछी जाती हैं आपके पास। ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल पूछी जाती हैं इसके लिए। और आप देखते हैं जो भी कंबाइंड टेस्ट या इंडिया के लेवल पे टेस्ट होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका एनसीईआरटी। जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें हैं वही आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और आगे भी आप जब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। तो आप एक अपनी एनसीईआरटी ले लीजिए और उसके साथ कोई साइड बुक ले लीजिए, तब जाके आपका काम बनेगा। और अगर आप मोटी मोटी किताबें या साइड बुक रख लेते हैं और उसी को पढ़ते रहेंगे बार बार, तो क्या होता है कि आप इधर पढ़ेंगे और पिछला आपके दिमाग से निकलता चला जाएगा और फिर आप बहुत तनाव में आ जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है, अपने लेवल को ध्यान में रखते हुए, अपनी किताबों को ध्यान में रखते हुए, अपनी सोर्सेज का सही चुनाव करना है, सही मार्गदर्शन में चुनाव करना है और टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट को कैसे आप ध्यान में रखेंगे, ये नहीं कि आपने आज फिजिक्स उठाया तो आज आप फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, कल आपने केमिस्ट्री उठाया तो आप केमिस्ट्री ही पढ़ते चले जा रहे हैं 2 दिन तक। या फिर जो आपके अच्छे सब्जेक्ट हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं या कहें जिसमें आपका मन लगता है, वही आप पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपका वही सब्जेक्ट, अब उसको आप कितना ज़्यादा पढ़ेंगे, लेवल तो आपका वही पूछेगा। और आपका जो दूसरा सब्जेक्ट जिसमें आपका मन नहीं लगता है वो सब्जेक्ट क्या होगा, आपका छूट जाएगा। और नंबरिंग सबकी एक बराबर ही, आपके जितने भी डोमेन सब्जेक्ट हैं या फिर आप जीटी को देखिए तो नंबरिंग सबके हैं। तो इस तरह से आपका एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को जीटी नहीं पसंद होगा, या फिर जो अब लैंग्वेज है, लैंग्वेज में लगता है कि कर लेंगे लेकिन उस समय पता आता है कि क्या कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश में भी आप देखें तो पूरा का पूरा ग्रामर पोर्शन ही ज़्यादा से ज़्यादा है, हिंदी में भी पूरा ग्रामर पोर्शन है। और आपको पकड़ बनानी है जो आपका पैराग्राफ दिया होता है, क्योंकि पैराग्राफ जो है वो सीधे सीधे पूछा जाता है और उसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनानी है कि उसको कितनी जल्दी आप पढ़ लेते हैं और उसके बाद कितनी जल्दी आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। और अगला आपको अपनी स्मार्ट स्टडी में ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कैसे अपने कॉन्सेप्ट को आप बिल्ड करिए। कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा तो उसे आप 10 मिनट या 5 मिनट में उसे आप लिख लीजिए, आपको जो समझ में आता है उसे लिख लीजिए। या फिर आपने कोई भी पॉइंट पढ़ा, कोई भी लेसन का कोई भी पॉइंट आपने पढ़ा तो उसके जो कीवर्ड्स हैं आप उनको नोट डाउन करिए, उस हेडिंग को बना करके उसके कीवर्ड्स लिखिए। और जब कीवर्ड्स आपको ध्यान में आ जाएगा तो आपको भले ही उसकी परिभाषा सीधे सीधे नहीं आती, क्योंकि आपको अब परिभाषाएं नहीं लिखनी है, आपको डिफिनेशन नहीं देना है, उसका क्या करना है, बस उसी के माध्यम से आपको वहां से पकड़कर और उसका आंसर देना है। और दूसरा आपको फोकस करना है, आपको एक और फोकस करना है अपने ऑप्शंस पे भी। यहाँ पर आप देखते हैं 4 ऑप्शन दिया होता है क्वेश्चन में, आपने देखा कि 4 ऑप्शन है मेरे पास, अब आपको पता है आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो ये एक आपने उसको खोजा, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा। और दूसरा क्या है, दूसरा जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको ऐसे कोई शब्द मिल सकते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता, उसको क्या करिए, उसको खोजिए या ढूंढिए, या आप समझिए कि किस लेसन का होगा, वहां से देखिए या फिर गूगल करिए, वहां से आपको कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। तो उसके बारे में समझिए और उसको कीवर्ड्स की तरह ही उसको भी नोट करिए हेडिंग बना करके, क्योंकि हो सकता है आपको वहां से भी क्वेश्चन आ जाए। तो बस छोटे में आपको तैयार करना है, डिफिनेशन या बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसे नहीं करना, सब 12th की ही चीज़ें हैं। बस 12th में आपने उसको स्टेप बाय स्टेप याद किया है, डिफिनेशन से याद किया है, और आगे जब आप अब एमसीक्यू बेस पे आप जब क्वेश्चन करते हैं तो बस उसको इन डेप्थ में पूछा होता है, गहराई से थोड़ा सा आपको पढ़ना है और बस उसमें जो कीवर्ड्स है वहीं से आप पकड़िए और वहीं से आंसर करना सीखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाइए, जब आप एमसीक्यू करेंगे तब आपके समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है, ना आने वाले क्वेश्चंस को भी कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको आप एलिमिनेट करिए कि ये गलत हो सकता है। 4 ऑप्शंस में से आपके 2 ऑप्शन आपको पता ही है कि ये तो गलत ही गलत होना है, या फिर बी सही हो सकता है या सी सही हो सकता है, फिर उसमें आप लगाते हैं तो आपका जो परसेंटेज है सही होने का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें एकदम स्मार्ट स्टडी रखना है, हार्ड नहीं कि हम 10-10 घंटे बस थ्योरी पढ़ते ही चले जा रहे हैं और उसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। एक लेसन पढ़िए, उसको आप 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में जब कवर कर पाते हैं, जितनी जल्दी उसको कवर करिए, हाईलाइट करिए, उसके कीवर्ड्स नोट करिए और फिर उस लेसन से रिलेटेड आप एमसीक्यू करिए। तो
तो आप वहां पर जो आपका एमसीक्यू गलत हो जाता है उसको हाईलाइट करिए, टिक मारिए, फिर अगले दिन जब सुबह आप उठते हैं तो उस एमसीक्यू को करना शुरू करिए। उस एमसीक्यू को एक बार देख लीजिए, या जो लेसन आपने पढ़ा है उसको 10 मिनट 20 मिनट में एक बार जो आपने कीवर्ड्स लिखे हैं, अब लेसन लंबा है, कीवर्ड्स क्या है आपके 1 से 2 पेज में खत्म हो जाएंगे, तो 2 पेज में 3 पेज में आपके खत्म हो जाएंगे, तो आप उनको पलटिए, उनको पलटेंगे तो वहीं से आपका बेनिफिट होगा। क्योंकि अब एग्जाम है तो इतना लंबा रिवीजन आप नहीं कर पाते हैं, और जो आपने रिवीजन किया ये आपके ये थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए सही है, इतनी लंबी लंबी किताबें पढ़ना। इसमें क्या है, आपको कीवर्ड्स नोट करने और उन्हीं कीवर्ड्स को आप बार बार दोहराते रहिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही होगा या ये सही होगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तब, अगर आपने रिवीजन किया है तो आप बहुत ही सटीक उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि उसमें रिवीजन के बेस पे आप ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो आपको लगता है कि ये नहीं है, तो आप वहां से उसको कट मार देते हैं, और जो सही ऑप्शन है भले ही आपको वो नहीं आता लेकिन आप वहां से सही कर ले जाएंगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक, तो इस तरह से हमें अपनी स्टडी को क्या करना है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से ले जाना है। और आपको ध्यान रखना है जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं, जो भी आपका पोर्शन वीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं ये नहीं कहती आप जीटी ले रहे हैं तो जीटी का सब्जेक्ट हो, डोमेन है आपका जितने भी सब्जेक्ट, उसमें से अगर कोई आपको ऐसा सब्जेक्ट है नहीं पसंद है, बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है, कुछ सब्जेक्ट नहीं पसंद होते, कुछ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिनको वो करते जाते हैं, तो जाहिर सब्जेक्ट है जो आपका वीक है, जो आप पढ़ना नहीं चाहते वो आपका वीक ही होगा। तो वीक वाले सब्जेक्ट को हमें अधिक समय देना है, और जो मीडियम सब्जेक्ट है उसको 30% टाइम देना है, और जो आपके बहुत ही स्ट्रांग सब्जेक्ट हैं, जो आपको लगते हैं कि आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट है, उनको हमें अपना 20% देना है। तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को कितना देना है, 20% देना है। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप रिवीजन करते जाएंगे, जिसमें आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। सभी को पता होगा कि उसका कौन सा स्ट्रॉन्ग चीज है और कौन सी उसकी कमजोरी है। तो अपनी कमजोरी को क्या करना है, ज्यादा समय देकर उसको अच्छा बनाना है, क्योंकि एग्जाम जो है नंबरिंग सभी की होनी है, नंबरिंग सभी का बराबर है। एक में अगर आप 100 में से 100 भी कर देते हैं और एक में 0 कर देते हैं तो कितना मायने रखता है, वो आपका 50-50 हो जाएगा। तो इसलिए उसको आप इतना गहराई तक, कितना गहराई तक आप पढ़ेंगे, 2, 4, 10 क्वेश्चन ऐसे होते ही होते हैं, 5-6 क्वेश्चन जो किसी को नहीं आते हैं, किसी बच्चे को नहीं आता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं। लेकिन आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसको जब आप थोड़ा सा इनहेंस करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो आपको और अच्छे नंबर दिलाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर आपको ध्यान रखना है कि अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करना है, और फिर जो अपना कीवर्ड्स है उसको बहुत आराम से या बहुत समझदारी के साथ नोट करना है। जिस भाषा में आपको याद होता है उस भाषा में नोट करिए, जरूरी नहीं है कि आप जिस तरीके से, आप अपने तरीके से उसको लिखिए। ठीक है, कि ये चीज इसमें होती है, या आप उसके कीवर्ड्स जो भी शब्द आते हैं उस डिफिनेशन में उसको लिखिए। अब उस डिफिनेशन को आप पूरा रटेंगे तो आप को भूलना ही भूलना है। अब उसके कीवर्ड्स को आप ध्यान में रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये किस चीज की डिफिनेशन दी गई है, किसके बारे में बताया गया है, आप वहां से उसको टिक मार्क सकते हैं। कंसिस्टेंसी, अपनी स्थिरता को बनाए रखना है, क्योंकि क्या होता है बच्चों को कि जब 2 दिन 4 दिन अपना बहुत अच्छे से टाइम टेबल बनाते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि उसको 2-4 दिन फॉलो करते हैं, सोचते हैं रोज यही रूटीन है, रोज यही रूटीन है, फिर क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कोई ऐसी चीज आपके अंदर होनी चाहिए, एक ऐसी ललक होनी चाहिए आपके अंदर जो आपको रोज मोटिवेट करती रहे। मोटिवेशन की जो चीज है आपको, वो आपको बढ़ा के रखनी है। आप इतना ज़्यादा आपको मोटिवेट होना है, या समझिए हर सुबह आपको मोटिवेट होना, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। आप अगर इससे सही लगता है आपको कि आप अपने स्टडी टेबल के सामने आप अपने ड्रीम को लिख के रखिए, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को लिख के रखिए। आप किस प्रकार से मोटिवेट होते हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको मोटिवेटेड रहना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। ठीक है, ये नहीं कि 2-4 दिन में 8 घंटे पढ़ा, अगले दिन मैंने बस 1 ही घंटे पढ़ा, 2 ही घंटे पढ़ा, फिर जब एग्जाम आया 10 दिन में तब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो इससे नहीं होगा। अभी से मोटिवेट रहना है और एग्जाम तक मोटिवेट रहना है। तो अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखनी, अर्थात लगातार पढ़ना है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आपको नहीं पढ़ना है या फिर कम पढ़ना है। कोई भी काम आ गया तो आप थोड़ा सा और जग के पढ़ लीजिए।
ठीक है। अब आउटपुट, और आउटपुट अच्छा देना। अब ये आउटपुट आएगा कैसे आपका, जब आप डिस्ट्रैक्शन से अपने दूर रहेंगे, जब आप कोई ऐसी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपकी पढ़ाई में बाधा डालती है, उससे दूर रहें। और जब तक पढ़ रहे हैं तब तक मन लगा के पढ़ें, भले ही आज आप 1 घंटे कम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इतना याद रखें कि उसका जो आउटपुट है वो अच्छा निकलना चाहिए। और आउटपुट आपको समझ कब आएगा, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये लेसन मैंने पढ़ा, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन मेरे इस लेसन से रिलेटेड गलत हो गए, अर्थात मेरा आउटपुट कितना निकला, 50% गलत हुए तो आपका आउटपुट 50 निकला, 80 आपके सही हो गए तो आपका आउटपुट जो है 80 निकला। तो इस प्रकार से अपने आउटपुट को देखना है। बहुत कम सही हो रहा है तो आप उस लेसन को क्या करिए, 2 बार पढ़िए, थोड़ा और समय दीजिए अपनी पढ़ाई पर, ठीक। अब एक सिंपल टाइम टेबल मैं बता देती हूँ आप लोगों को। आपके पास मान लीजिए 24 घंटे हैं, 24 घंटे आपके पास है, 8 घंटे तो आप सोने में निकाल देते हैं, सभी लोग निकाल देते हैं, और 8 घंटे सोना भी चाहिए, या आप बहुत कम सोना चाहते हैं तो 7 घंटे सोइए, 1 घंटे अपनी पढ़ाई में और बढ़ा दीजिए। माना मैंने 8 घंटा आप पढ़ते हैं, फिर भी आपके पास बच कितना जाता है, 8 घंटे का रेशियो बच जाता है। तो 8 का 16 24, ठीक है, 8 घंटे आपके पास बच जाता है। तो 8 घंटे में 1-2 घंटे या 3 घंटे आप खाने पीने और 1-2 घंटे आप पेरेंट्स के साथ निकाल देते हैं, 1-2 घंटे आप दोस्तों के साथ चिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 घंटे तो 8 घंटे आपको देना है। अगर इससे अधिक दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इससे अधिक भी दीजिए। और अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं या एक साथ नहीं बैठ पाते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे आप एक साथ नहीं बैठ पाते, तो बीच में 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उठिए, पानी पीजिए, किसी से हाय हेलो कीजिए, फिर आके बैठिए, देखिए घर में क्या हो रहा है आपके, फिर आके तुरंत बैठ जाइए। तो लेकिन जो आपकी प्राइमरी चीज क्या है, प्राइमरी चीज है आपकी पढ़ाई। तो इसलिए आपको जो प्राइमरी आपका फोकस है वो आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। तो ये 8 घंटे का टाइम टेबल है, आप चाहें तो इसमें बढ़ा सकते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। तो 1 घंटे आपको अपने लैंग्वेज पे देना है। जो लैंग्वेज है आपका, अगर आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, वहाँ से इंग्लिश में क्या होता है, सनानिम सेंटानिम्स ये सब ज़्यादा पूछता है, नए नए वर्ड्स आपको दे देता है पूछने के लिए। तो ये सब आप कितना भी बुक से पढ़ लेंगे वो कवर ही नहीं हो पाता। तो इसलिए थोड़ा सा आधे घंटे आप 10-20 मिनट जो ढंग का न्यूज़पेपर आता है उसको पढ़िए। आप हिंदी के भी हैं तो हिंदी में जो एडिटोरियल निकलता है उसको पढ़िए, और रीडिंग अपनी बढ़ाइए, क्योंकि जो आपके पास कॉम्प्रिहेंशन दिया रहता है, पैराग्राफ्स दिए रहते हैं आपके पास, वो आपकी रीडिंग पे ही बेस होता है कि आप उसमें रीडिंग करके कितना आपके दिमाग में आता है, और उसके बाद आप कितनी जल्दी उन क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं, हल कर पाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन करिए, जो एक बुक ले आइए कॉम्प्रिहेंशन की, उसको करिए और उसके बेस पर आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, और देखिए टाइमर लगाइए अपने पास घड़ी में, अपने फ़ोन में, कि कितनी जल्दी आप इनको कर लेते हैं। समय का मैनेजमेंट करना सीखिए टाइमर से, ठीक है। और 4 आवर आप दीजिए अपने डोमेन सब्जेक्ट पे। तो 4 घंटे में से अगर आपका जो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग वाले को क्या करिए, स्ट्रांग वाले को 1 घंटे आप दे दीजिए और 30 मिनट्स दे दीजिए उसके लिए एमसीक्यू को दे दीजिए। फिर आपके पास कितने घंटे बच जाते हैं, 3.5 घंटे बच जाते हैं। तो 2 घंटे आप क्या करिए, 2 घंटे उसको पढ़िए, जो आपका लो सब्जेक्ट है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, उसको 2 घंटे पढ़िए। फिर आपका 3 हो गया, 3.5 घंटा, और 1.5 घंटे आपका बच जाता है। उसमें आप क्या करिए, एमसीक्यू करिए, ठीक है, एमसीक्यू करिए। या फिर आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे 3 सब्जेक्ट है ना आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये सब्जेक्ट जो हैं, तो उसी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम समय दीजिए, और अपने जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए। एनसीईआरटीज पढ़िए, अपनी एक्स्ट्रा बुक जो आपने रखी है, बहुत ज़्यादा बुक नहीं रखनी है, बस एक एक्स्ट्रा बुक रखिए जो आपको पसंद आती है, जिसका लैंग्वेज आपको पसंद आता है, मार्केट में देखिए उसको रखिए। कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट आप फॉलो करिए, जो मैंने बताया। एमसीक्यू बहुत जरूरी है, एमसीक्यू करते रहिए, एमसीक्यू पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। और जो आपको न्यू कॉन्सेप्ट मिलता है उनको भी नोट करते रहिए साथ में। और आप अगर जनरल टेस्ट दे रहे हैं तो जनरल टेस्ट के लिए भी 3 आवर रखिए, जिसमें से आधा घंटे आप रीजनिंग पढ़िए, आधा घंटे रीजनिंग का एमसीक्यू करिए, आधा घंटा क्वांटिटेटिव आपका एप्टीट्यूड का पेपर है तो आता है तो उसको भी आधा घंटे पढ़िए, और आधा घंटे उसको क्या करिए, एमसीक्यू करिए। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इससे आपका कुछ जीके सीए, आपका जो करंट अफेयर है वो वहाँ से क्लियर होते रहता है या समझ में आते रहता है। तो वहाँ से जीए और जीके का, सीए और जीके का को आप पढ़िए आधा घंटे 1 घंटे, और फिर उसका एमसीक्यू करिए। अगर आपको आधा घंटे कम लगता है तो एक दिन पढ़िए, अगले दिन उसका एमसीक्यू करिए, या इनमें से 2 सब्जेक्ट को उठाइए और उसका एमसीक्यू करिए। फिर अगले दिन फिर 2 सब्जेक्ट को उठाइए, जो आपको ज़्यादा वीक है उसको डेली पढ़ते रहिए।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए। अब सोर्सेज क्या होने चाहिए आपके पास, तो सोर्सेज मैंने बता दिया, एनसीईआरटी होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा बुक आप रखिए अपने साथ, उसकी साइड बुक रखिए, और पीवाईक्यू रखिए, और मॉक टेस्ट करते रहिए, पीवाईक्यू को सॉल्व करते रहिए। मॉक टेस्ट बहुत ही जरूरी है, जितनी भी किताबें मिल जाती हैं आपको मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट करते रहिए, डेली करते रहिए। और अगर आप कोचिंग लिए हैं कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कोचिंग लिए हैं, तो कोचिंग में तो पढ़ाया ही जाता है, 4 से 5 घंटे आपको पढ़ाया जाता है, तो आप उनकी क्लासेस करिए, और जो वहाँ पे पीडीएफ मिलता है या कोचिंग में जो आपने नोट किया है उसको पढ़िए, रिवीजन के बेस पे उसको रिवीजन करिए, और फिर आप वही एमसीक्यू, पीवाईक्यू और आपका मॉक टेस्ट जो है वो सब साथ साथ करते रहिए। तो मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू अर्थात जो एमसीक्यू है, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आपको मिलता है, इन सभी को आपको करते जाना है। डिस्ट्रैक्शन आपकी जो है, डिस्ट्रैक्शन में आपका जो पहला चीज आता है वो आता है आपका फोन, डिस्ट्रैक्शन। तो फोन से दूर रखना है। फोन का यूज किस लिए करना है, केवल पढ़ाई के लिए फोन का यूज करना है, ठीक है। जितना देर आप पढ़ते हैं उतना देर फोन को बिल्कुल मत देखिए, फोन आप दूर रख दीजिए, किसी का भी फोन आए उतना देर मत देखिए, क्योंकि अगर आपने उठा लिया तो फिर वो चलना ही चलना है। गेमिंग से दूर रहिए, सोशल मीडिया से कुछ दिन दूर रह लीजिए, टीवी देख रहे हैं तो उससे कुछ दिन दूर रह लीजिए, सीरीज बहुत लोगों को पसंद है तो उससे भी दूर रह लीजिए। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रही कि हमेशा दूर रहिए या फिर पूरे 24 घंटे दूर रहिए। 1-2 घंटा यूज करिए, आप खा रहे हैं तो देखिए, आप कुछ कर रहे हैं तो देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जो 45 दिन है उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा बनाएंगे भी, और अपने जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है या फिर अपना जो ड्रीम एडमिशन है वो आप लोग को जरूर से जरूर मिलेगा, अगर आप मन लगा करके पढ़ते हैं तो मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपकी क्लास खत्म होती है। थैंक यू सो मच।